हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड अचीवर्स में। आज मैं आपके सामने लाया हूं जो फॉरेस्टर का एग्ज़ाम हुआ था उसका एक क्वेश्चन पेपर का सेट है। आप देखिए, हो सकता है आप कईयों को जाना पहचाना लगे, तो करते हैं। पहला प्रश्न था, किसी कण को फेंकने या प्रक्षेपित करने के बाद किस प्रकार की गति प्राप्त होती है। यानी कि अगर आप खड़े होकर कोई पत्थर या कोई बॉल फेंकते हो तो किस प्रकार की गति करता है, तो कौन सी गति करता है? ये करता है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, ऑप्शन डी। यानी कि आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, अगर आप यहाँ से बॉल फेंकोगे तो यहाँ जाएगी, तो इस प्रकार की गति को कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, ऑप्शन डी। ठीक है, आंसर की आप सभी के पास है, तो मैं केवल समझा रहा हूँ, बाकी आप सभी जानते हो आंसर्स क्या हैं। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड। कौन सी पहली एंटीबायोटिक डिस्कवर की गई थी? तो इसका आंसर क्या है? पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन क्या है? सबसे पहले एंटीबायोटिक डिस्कवर की गई थी। अगला है आपका, चाल को स्थिर रखते हुए गति के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या बढ़ाने के साथ अभिकेंद्रण बल किस प्रकार परिवर्तित होता है। यानी कि देखिए, अभिकेंद्रण बल होता है क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर आपने पत्थर एक रस्सी पे बांध के घुमा रहे हो तो एक वृत्ताकार उसमें घूमता है, परिपथ में घूमता है। अब उसने कहा है, अगर मैं वृत्त की लंबाई बढ़ा दूं, यानी कि अब गोल यहाँ घूम रही है, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो बल है, जो इसको बांधे रखता है केंद्र के साथ, उसका क्या होगा? तो जो अभिकेंद्रण बल है उसका सूत्र होता है F=mv² आर क्या होता है? दूरी होती है, रेडियस होता है। अब उसने कहा है आर बढ़ गई, जैसे जैसे ये बढ़ेगा ये क्या होता रहेगा? कम होता रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए। क्या होगा? कम होता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, द स्पीड ऑफ साउंड वेव कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ। हाँ, जो स्पीड है साउंड वेव की, वो इनमें से किस किस का वो है? गुणनफल है। तो इसका उत्तर है आपका बी, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति, यानी कि लैम्डा और न्यू। आपने देखा होगा C=n लैम्डा भी बोलते हो, C लैम्डा, ये वही वाला सूत्र है। ठीक है, आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड रेंगुर सॉयल। रेंगुर सॉयल किसे कहते हैं? जो आप सभी जानते हो, रेंगुर सॉयल किसे कहते हैं? हम काली मिट्टी को, जो कपास के लिए भी ज्यादा यूज होती है, काली मिट्टी को। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हॉट स्पॉट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्राइटेरिया ऑफ डिटरमाइनिंग हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट जानने या फिर निर्धारित करने के लिए जो मानदंड हैं वो क्या हैं? तो इसका मानदंड क्या है? 1500। ठीक है, याद रखना 1500, मोर देन 1500 एंडेमिक स्पीसीज होनी चाहिए, यानी कि 1500 से अधिक स्थानिक प्रजातियों का समर्थन होना चाहिए। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब आगे चलते हैं। आगे है आपका, निम्नलिखित में से किस संबंध का उपयोग गैस के मोल की संख्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है? मोलों की संख्या ध्यान रखिएगा। निरीक्षण के तहत गैस का द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान। अच्छा, मोलों की संख्या क्या होती है? इसको छोटे एन से डिनोट करते हैं। इसको बोलते हैं मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, मास अपॉन मोलर मास, यानी कि जो दिया हुआ द्रव्यमान है और उसका भार। कौन सा भार? एटॉमिक वेट या फिर कुछ भी बोल सकते हो। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा। ठीक है, चलिए अगला है प्रश्न नंबर 8वां। यह है आपका, अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में अयस्कों को प्रभावी ढंग से गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रोस्टिंग, यानी कि भूनने की क्रिया। ठीक है, और कम हवा में या फिर ऑक्सीजन के बिना भी कह सकते हो, उसे कहते हैं हम कैल्किनेशन। ये ध्यान रखिएगा। इस समय क्या है? रोस्टिंग इसका आंसर है, और कम में क्या कहते हैं? कैल्सिनेशन। अगला प्रश्न, अगला है आपके पास, द वर्ड एक्वस इज रिटर्न इफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज। एक्वस शब्द ए क्यों लिखते हैं ना, वो क्यों लिखा जाता है? अभिकारक या जो हमारा उत्पाद है उसके साथ अगर ए क्यों लिख दिया तो इसका मतलब जल में विलयन के रूप में मौजूद, जो जल है विलयन के रूप में क्या है? मौजूद है, यानी कि आपके पानी में ये घुले हुए हैं। ये ध्यान रखिएगा, इसका मतलब ये है कि पानी में घुले हुए हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट आर द क्रोमोसोम विच मेडिकली प्लेस्ड सेंट्रोमियर, बीच में कह रहा हो, सेंट्रोमियर एंड हैविंग रफली इक्वल आर्म्स आर कॉल्ड। मध्य स्थित सेंट्रोमियर वाले और लगभग बराबर भुजाओं वाले गुणसूत्र क्या कहलाते हैं?
क्या कहलाते हैं? तो ये क्या कहलाते हैं हमारे मेटासेंट्रिक, यानी कि जो बीच वाला है, ठीक है, मध्य केंद्री कहते हैं। टीलो जब कोने पे होता है, इस समय बात कर रहा है आपके क्रोमोसोम की, जब ये बीच में होता है तो उसे मेटा कहते हैं, और जब किनारे पे होता है ऐसे तब इसे टीलो कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, ऑन हीटिंग Fe3O4 लूजेस एंड बिकम पैरामैग्नेटिक। ये अपनी मैग्नेटिक क्या लूज कर देता है हीटिंग में और पैरामैग्नेटिक बन जाता है। तो ये क्या है, पैरामैग्नेटिक मतलब अनुचुंबक। ठीक है, तो ये क्या होता है, क्या चीज को खो देता है। यहाँ पे डैश था, ये कह रहा है कि यहाँ पे डैश था, लूजेस, यहाँ पे एक डैश है। ठीक है, ऐसा रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो कह रहा है कि जब गर्म करते हैं Fe3O4 को तो ये क्या खो देता है और पैरामैग्नेट बन जाता है। तो ये क्या होता है अपना, एक होता है हमारा फेरीमैग्नेटिज्म होता है। ठीक है, हमारा फेरीमैग्नेटिज्म खो देता है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12वां, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी पर वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्तनीकरण करेगा? कौन करता है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्तनीकरण? इसका उत्तर क्या है, राइजी में आप सभी जानते हो। एक होता है साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, और इसी को कहते हैं हम बैक्टीरिया और एल्गी के बीच का लिंक। ध्यान रखिएगा, बैक्टीरिया और एल्गी के बीच का लिंक क्या है, साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। यह भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, हवा की नाइट्रोजन को जमीन में ढाल देता है। और राइजोबियम भी ये प्लांट की रूट्स में होते हैं। ठीक है, और रूट नोड्यूल्स बोलते हैं जिन्हें, लेग्यूमिनेसी प्लांट में होते हैं अधिकतर। तो ये क्या करते हैं, हवा की नाइट्रोजन को जमीन में लाते हैं। तो इसका उत्तर क्या है, बी। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ, जिसका उपयोग कृंतकों को नियंत्रित करने में किया जाता है और स्टॉकहोम सम्मेलन में सूचीबद्ध स्थायी कार्बन प्रदूषक पीओपी के रूप में सूचीबद्ध है। तो वो कौन सा है इनमें से? इनमें से क्या हो, एड्रिन, ये ध्यान रखिएगा, एड्रिन है वो। ठीक है, पेस्टिसाइड है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, यह है आपका बिथेनॉल इज एडेड टू सोप। बिथेनॉल इज एडेड टू सोप एज एडिटिव टू फंक्शन एज। तो इसका काम क्या होता है, साबुन में बिथेनॉल डाला जाता है, वो किसके लिए, ये एक एंटीसेप्टिक होता है। ठीक है, ये एक एंटीसेप्टिक होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15वां, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ डज द कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज फॉलो। दो बॉडीज के बीच कोलिजन, संगठन, दो पिंडों के बीच संगठन निम्नलिखित में से कौन से नियम का पालन करता है? कौन सा करता है, एक्शन रिएक्शन बोलते हैं। न्यूटन का कौन सा नियम है वो, एक्शन रिएक्शन, तीसरा नियम। ठीक है, तीसरा नियम है वो। चलिए आगे देखते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 16। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 है आपका, किसी वस्तु को एक ऊंचाई तक उठाने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य का परिणाम होता है। गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है किसी वस्तु को उठाने में, तो क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ऑप्शन ए, गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि केवल हम उस वस्तु की ऊंचाई बढ़ा रहे हैं। देखिए स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, ऊपर जाता है, mgh, ये सूत्र पता होगा आपको। तो ऊंचाई बढ़ रही है केवल, बाकी इस पे लग रहा है, तो क्या होती है हमारी स्थितिज ऊर्जा। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज अ डेंगू वायरस कैरियर। डेंगू वायरस या फिर मलेरिया, ये दोनों का वाहक कौन है? मेल एंडीज मस्कीटो, फीमेल एडीज मस्कीटो, या फिर फीमेल एनाफिलेज और मेल एनाफिलेज। तो जो हमारा वो है वायरस है, उसे कौन कैरी करता है, मेल, फीमेल एंडीज या फिर एनाफिलेज? देखिए जो ये करता है, ये फीमेल एडीज करती है। ध्यान रखिएगा, फीमेल एडीज क्या करती है, डेंगू के लिए करती है, और फीमेल एनाफिलेज करती है मॉस्किटो, मलेरिया। ठीक है, ये मलेरिया के लिए करती है फीमेल एनाफिलेज, और फीमेल एडीज करती है आपकी डेंगू के लिए। चलिए आगे चलते हैं। संवेग के संरक्षण का नियम किन सिद्धांतों के आधार पर तैयार किया गया था? जो संवेग संरक्षण है, किस सिद्धांत पे किया गया था? ये किया गया था हमारे न्यूटन के दूसरे और तीसरे नियम के आधार पे। आपने पढ़ा होगा, कक्षा 9 में है और 10 में भी है। तो क्या है, न्यूटन का दूसरा और तीसरा नियम के साथ क्या दिया है, संवेग संरक्षण का नियम भी दिया हुआ है। दूसरे नियम और तीसरे नियम के बीच में दिया हुआ है। इसमें क्या है, उदाहरण इसका यह है कि एक बंदूक है, बंदूक से गोली निकल गई। ठीक है, गोली किसी स्पीड से आगे गई, तो बंदूक कितनी स्पीड से पीछे आएगी? ये किसमें था, संवेग संरक्षण में भी है।
चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 19। लाउडनेस इज ए फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स ऑफ द एयर टू। ध्वनि प्रबलता एक शारीरिक प्रतिक्रिया है डैश के कानों की। ठीक है, ये पूछ रहा है, डैश मारा हुआ है इसने, तो किसकी है? इंटेंसिटी, तीव्रता की है ये। ठीक है, लाउडनेस इज ए फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स ऑफ एयर टू द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, साउंड की तीव्रता के लिए। अगला प्रश्न है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन इज नॉट एसोसिएटेड विद द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। परावर्तन की, अपवर्तन की बात कर रहा है, परावर्तन की नहीं। ठीक है, अपवर्तन से संबंधित नहीं है। पहला है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, यानी कि तारों का टिमटिमाना। दूसरा है अग्रिम सूर्योदय, सूर्योदय पहले होना है फिर बाद में होना। डायनामिक एंड वाइब्रेशन, गतिशीलता का कंपन। और विलंबित सूर्यास्त। देखिए इनमें क्या क्या दिया है। एक दिया है आपका अग्रिम, आपको पता है हमारी पृथ्वी है, अगर हम यहाँ पे हैं और सूर्य उग रहा है तो हमें 2 मिनट देर में दिखाई देता है, और सेम यही होता है, डूब चुका है तो हमें 2 मिनट देर तक दिखाई देता है। यहाँ 2 मिनट जल्दी दिखाई देगा और यहाँ 2 मिनट देर तक दिखाई देगा। कारण है रिफ्रैक्शन। तो ये और ये तो नहीं है, ये रिफ्रैक्शन के अंदर आते हैं। बच्चा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, यह आपको पता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। ठीक है, तारों का टिमटिमाना होता है। जो तारे होते हैं वो लगातार, जैसे ये तारा है, तारे से लगातार प्रकाश निकलता रहता है। अगर यहाँ पे मैं हूँ तो हमारे बीच में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल होते हैं, लाइट आती है इन पे टकरा के, जिगजैग ब्राउनियन मोशन। तो कई बार आती है, कई बार नहीं आती, कई बार आती है और नहीं आती, क्योंकि वो बीच में टकरा रही होगी, उसके पाथ में विचलन हो रहा होगा, जिस कारण हमें वो टिमटिमाता हुआ महसूस होता है। ठीक है, तो ये भी रिफ्रैक्शन के अंदर आता है, ये भी रिफ्रैक्शन के अंदर आता है। तो केवल बचा गया ऑप्शन सी, डायनेमिक एंड वाइब्रेशन। ये रिफ्रैक्शन के अंदर नहीं आएगा, ये क्या है, गति के अंदर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन हैपेंड व्हेन वार्म ओशियन करंट फ्लो पास्ट द प्रीवियस कोस्ट। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना तब होती है जब गर्म महासागरीय धारा प्रवाह पेरू के तट से होकर बहती है। पेरू के तट से होकर बहती है, उस पेरू के तट से होकर बहने वाली धारा प्रवाह का नाम क्या है? आप जानते हो, एल नीनो। ठीक है, इसका क्या है, एल नीनो। चलिए अगला प्रश्न है आपका, इन इकोसिस्टम यानी कि हमारे परितंत्र में विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ टर्सरी कंज्यूमर। तृतीय उपभोक्ता कौन है? तृतीय उपभोक्ता पूछा जा रहा है। देखिए ध्यान रखिएगा, तृतीय उपभोक्ता हमारा क्या है, पहले होता है उत्पाद, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर। ये 3 के 3 कंज्यूमर है और ये केवल प्रोड्यूसर है, जो प्रोड्यूस करता है। तो ये हो गई घास, यहाँ तो आ जाता है घास। ठीक है, घास खाएगा बकरी, खरगोश, कुछ भी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे इंसान भी आ सकता है, जानवर भी आ सकता है, और यहाँ पे इंसान जानवर कोई भी, पर आप देख सकते हो अभी जू प्लैंकटन इसका नहीं हो सकता, ग्रास ऑपर ये भी नहीं हो सकता, फाइटोप्लैंकटन ये भी नहीं हो सकता, बचा क्या, लायन। तो इसका क्या होगा, शेर। देखिए ये क्या है, जू प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन, ये पानी में होते हैं, बहुत छोटे छोटे। ठीक है, ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। आपने कोई मूवी देखी होगी, लाइफ ऑफ पाई, उसमें क्या था, समुद्र में रात में लाइट चमकती है, अगर हाथ फेरो तो इन्हीं के कारण चमकती है। ठीक है, होता है फाइटोप्लैंकटन्स, इनके कारण। और ग्रास ऑपर टिड्डा बोलते हैं जिसे। ठीक, बचा लायन। लायन क्या है, टर्सरी कंज्यूमर है। चलिए आगे, अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न, एल्केन्स को डैश द्वारा एल्केन्स में परिवर्तित किया जाता है। देखिए एल्कीन को एल्केन में बदलना है। एल्कीन को एल्केन में मतलब, देखिए अगर आपका है CH2 डबल बॉन्ड CH2, आपको इसे बदलना है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 में। ठीक है, तो आप कैसे बदलोगे? आप देखिए एल्केन को अगर एल्कीन में बदलना है तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन डालने पड़ेंगे, यानी कि रिडक्शन करना पड़ेगा, हाइड्रोजन का ऐड करवा दो। ठीक है, पहला है क्या, निर्जलीकरण, पानी निकालना, पानी नहीं निकल सकता है, डिहाइड्रेशन कह रहा हो। दूसरा हेलोजिनेशन यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन ये डालना। अगला है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस तो अलग चीज हुई, पानी को तोड़ना, H2 प्लस OH ट्वाइस,
ठीक है, इसमें तोड़ना, और लास्ट बचा हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन को ऐड करना। अब हाइड्रोजन को ऐड करोगे तो उसका डबल बॉन्ड टूटेगा और वो सिंगल बॉन्ड में बदलेगा, तो इसका उत्तर क्या है? डी। अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न। इसका पूछा गया है फॉर ए सिंगल स्टेप रिएक्शन ए धन बी बराबर प्रोडक्ट, तो मॉलिक्यूलरिटी इज, मॉलिक्यूलरिटी यानी कि कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो एक इसका और दो इसके, कुल मिला के 3। ठीक है, कुल मिला के कितने हैं? 3 है, तो इसका आंसर क्या है? पहला वाला। अगला देखते हैं आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड गिव्स राइज टू आयन, जो स्ट्रॉन्ग अम्ल होते हैं, एसिड होते हैं, प्रबल अम्ल, वो किस आयन को ज़्यादा देते हैं? आप सभी जानते हो जो स्ट्रॉन्ग अम्ल होते हैं उनमें क्या चीज़ ज़्यादा होती है? उनमें H+ की मात्रा सबसे अधिक होती है। और जो अगर इसी के बदले आपको बेस पूछ देता तो वहाँ क्या होता है? OH- की मात्रा ज़्यादा होती है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अम्ल में H धन और उसमें बेस में OH-। तो आई होप आपको वीडियो ठीक लगा हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, कीप